2024 में भारत तो अगला पीएम चुनेगा ही, पाकिस्तान भी नेक्स्ट ईयर अपना अगला प्राइम मिनिस्टर चुनने वाला है। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान के हालात के बारे में तो दुनिया जानती है। अब उसी पाकिस्तान की इस आबादी को एक बड़ा फैसला लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केयर टेकर प्रधानमंत्री के कंधों पर झूल रहे पाकिस्तानी आवाम को अपना अगला प्राइम मिनिस्टर चुनना है, और वो पड़ोसी ही क्या जिसको ये न पता हो कि आखिर दूसरे के घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो इस स्टोरी में देंगे आपको पाकिस्तान में पक रही खिचड़ी का स्वाद और बताएंगे वहाँ के चुनाव का A to Z। A to Z मतलब पाकिस्तान के चुनाव में कौन सी पार्टियां मैदान में हैं, किन नेताओं के पीएम बनने के आसार हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान में सीटों का नंबर गेम क्या है, देश का अगला पीएम चुना कैसे जाएगा और उसकी चुनौतियां क्या होंगी। शुरू करते हैं स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस एक स्टोरी से पाकिस्तानी चुनाव की, उसकी पॉलिटिक्स की आपकी सारी गिरहें खुल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के ताज़ा राजनीतिक हालात की। बाकी की डिटेल्स में जाने से पहले आपको पाकिस्तान के राजनीतिक हालात का रिकैप देते हैं। भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में राजनीतिक संकट भी कम नहीं है। अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए थे। हालांकि अप्रैल 2022 में राजनीतिक उठापटक के बीच इमरान नो ट्रस्ट वोट हार गए और उन्हें पीएम के पद से हटा दिया गया। इसके बाद शहबाज शरीफ के पास पीएम की कुर्सी आई। इन तमाम चीज़ों के बीच साल 2018 के 5 साल बाद यानी 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग किया जाना था। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 52 के तहत सरकार के 5 साल पूरे होने पर नेशनल असेंबली को भंग करना होता है, यूजुअल है। इसे आम भाषा में समझें तो इसे अगले इलेक्शन के प्रोसेस की शुरुआत मान सकते हैं। इस दौरान पीएम या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य अपने पद पर नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान में तय डेट से महज 3 दिन पहले 9 अगस्त 2023 की देर रात पाकिस्तान की जनरल असेंबली को भंग कर दिया गया। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर संसद को भंग कर दिया था। इसके साथ ही शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस दौरान पाकिस्तान की राजनीति में एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि नेशनल असेंबली तो भंग हुई थी, उससे ठीक पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तोशाखाना मामले में अरेस्ट हो चुके थे, और शहबाज शरीफ के बाद पाकिस्तान की बागडोर एक केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ के हाथों में दे दी गई। इन सबके बीच एंट्री हुई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की। शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में कॉन्विक्ट किया था, मतलब दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। इस बीच वो 4 साल से बाहर रह रहे थे और हाल ही में ब्रिटेन से अपने वतन पाकिस्तान लौट आए। वतन वापसी के बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में जो बातें कही हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी और नवाज शरीफ भारत से बेहतर रिश्तों की राह देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते सुधरें फ्यूचर में। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सडन एंट्री पर हमने एक एक्सप्लेनर किया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनर। वैसे तो वो एक्सप्लेनर आपको स्विच के यूट्यूब और फेसबुक पे मिल जाएगा। बाकी आपकी सहूलियत के लिए उसका लिंक हम आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अब जब आपने मोटे तौर पर पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन का मामला समझ लिया है, तो चलते हैं बाकी की ज़रूरी डिटेल्स की ओर। तो आइए सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि कैसे काम करता है पाकिस्तान का संसद। पाकिस्तान के संसद का हिसाब किताब भारत के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से कंपेयर करके समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। जिस तरह भारत के संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन नेशनल असेंबली और सीनेट होते हैं। पाकिस्तान में संसद को मजलिस शूरा बोला जाता है, नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली और सीनेट को ऐवान बाला बोला जाता है। तो इसको और आसान करते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली इज सेम एज इंडिया में लोकसभा यानी लोअर हाउस यानी संसद का निचला सदन, जबकि सीनेट इज सेम एज राज्यसभा यानी ऊपरी सदन अपर हाउस। वहीं जब बात आम चुनाव की होती है तो जैसे भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव होते हैं। ये चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, कैसे काम करती है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली वहाँ का निचला सदन है, ये आप जान चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल मामले में ये सीनेट से ऊपर है। मॉनेटरी बिल्स को छोड़कर दोनों सदन बुनियादी कामों को पूरा करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं।
नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में 336 सीटें हैं टोटल। इनमें 226 जनरल सीट्स हैं, जबकि 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। वहाँ पे भी रिजर्वेशन है इस तरीके का। अब आपको बताते हैं कि सीटों का रीजन वाइज हिसाब किताब क्या है। तो बलूचिस्तान में 20 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 55 सीटें हैं, पंजाब में 173 सीटें हैं, सिंध में 75 सीटें हैं, फेडरल कैपिटल राजधानी क्षेत्र में 3 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम सीटें हैं 10। सीटों के नंबर के बाद एक बड़ी ज़रूरी जानकारी ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का कार्यकाल 5 सालों का होता है। हालांकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये रही है कि यहाँ की सरकारें 5 साल टिक जाएं, तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता, मिरेकल माना जाता है। खैर, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ आता है सवाल नंबर 3, नेशनल असेंबली को भंग करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या होता है। प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को अधिसूचना या नोटिफिकेशन भेजते हैं। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक जैसे ही राष्ट्रपति इस अधिसूचना पर साइन करते हैं, नेशनल असेंबली भंग हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से राष्ट्रपति नोटिफिकेशन पर साइन नहीं कर सके, तो प्रधानमंत्री से नोटिफिकेशन मिलने के 48 घंटों बाद जो असेंबली है वो खुद ब खुद भंग हो जाती है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली को आखिर 3 दिन पहले क्यों भंग कर दिया। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 12 अगस्त को 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती, 3 दिन की ही तो बात थी, फिर भी इसे भंग कर दिया गया। तो इसका रीज़न ये है कि तय तारीख से 1 दिन पहले भी अगर जनरल असेंबली भंग होती तो अगले चुनाव के लिए 90 दिन मिलते, यानी 3 महीने। वहीं कार्यकाल पूरा होने पर अगले चुनाव के लिए सिर्फ 60 दिन ही मिलते, इन्हें 60 दिनों के भीतर करवाना पड़ता, जिसका सीधा मतलब यही निकलता है कि शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार आम चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये 3 दिन पहले से भंग करने का फैसला लिया। तो अब आता है सवाल नंबर 5, शहबाज शरीफ चुनाव को आगे क्यों बढ़ाना चाहते थे। पहली वजह तो बहुत ऑब्वियस है कि चुनाव में काफ़ी खर्चा रहता है और फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल डिवास्टेशन के बीच शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार चुनावी एक्सपेंडिचर से बचना चाह रही थी। दूसरी वजह, पाकिस्तान में आए दिन होने वाले आतंकी हमले, जिनसे चुनाव के बीच सुरक्षा व्यवस्था में अपने आप एक ये बहुत बड़ी चिंता का सबब रहा है पाकिस्तान में हिस्टोरिकली। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सत्ता पर काबिज गठबंधन सरकार जो है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस का नाम है, उसको जल्द चुनाव होने से इस बात का डर था कि उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 ये है कि पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख कैसे तय की गई। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर में होने चाहिए थे, क्योंकि अगस्त में असेंबली भंग होने के बाद 90 दिन में चुनाव हो जाने चाहिए थे। इसका जिम्मा केयरटेकर सरकार और इलेक्शन कमीशन पर था। 90 दिन गुजर गए, लेकिन चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। इसमें पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति को भी ये बताया कि दरअसल जनगणना और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के चलते चुनाव कराने में वक्त लगेगा। मगर फिर जब अदालतों की तरफ से प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर बढ़ाया गया कि जनवरी में चुनाव होने चाहिए, तो ये चुनाव अब अगले साल शुरुआत में होने वाले हैं। हालांकि इसके बाद फिर 2 बार तारीख बदली गई और आखिरकार पाकिस्तान में वोटिंग की फाइनल तारीख का ऐलान कर दिया गया और ये चुनाव अब 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं। चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। पाकिस्तान के पीएम के रेस में आखिर कौन से चेहरे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में 3 मुख्य पार्टियां चुनावी मैदान में उतर रही हैं। पिछली बार भी ये 3 बड़े कंटेंडर्स थे। पहली पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तीसरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब भुट्टो जरदारी परिवार। इसका हिस्सा पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से लेकर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जैसे नेता रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो मामला है वो नवाज शरीफ के परिवार का पूरा कुनबा है। इसमें नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, ये तमाम लोग इसमें शामिल रहे हैं। वहीं एक और पार्टी है इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इसके नेता हैं फॉर्मर ग्रेट क्रिकेटर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। खान फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। पार्टियों के अलावा प्रधानमंत्री के लिए कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें नवाज शरीफ, पूर्व पीएम शाहिद खान अब्बासी, बलूचिस्तान से निर्दलीय लड़ रहे असलम भूटानी, पूर्व वित्त मंत्री हाफिज शेख, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
के पूर्व मुख्य सचिव फवाद हसन फवाद, पीपीपी के नेता और पंजाब के पूर्व गवर्नर महमूद अहमद मखदूम जैसे ऐसे तमाम नाम शामिल जिनको प्राइम मिनिस्टर का कंटेंडर बताया जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की सत्ता को चुनौतियों का दूसरा नाम कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जाते जाते बात करते हैं पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर की बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं। हालिया बड़ी चुनौतियों में बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी, सदाबहार चरमपंथ और आतंकी संगठनों के बीच आम लोगों की सुरक्षा की चिंता जैसी अहम बातें शामिल हैं। देखने वाली बात होगी कि सत्ता किसके हाथ में आती है और वो इनसे कैसे निपटता है। उम्मीद है कि इस स्टोरी को पूरी तरीके से देखने के बाद, लास्ट तक देखने के बाद आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी, आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से ठीक से वाकिफ़ हुए होंगे। ऐसे डिटेल स्टोरीज एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तर।